आज की क्लास में म्यूटेशन के एक एग्जाम्पल को सीखने जा रहे हैं हम। और ये एग्जाम्पल जो आप आज की क्लास में सीखेंगे ये अपने आप में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का काम करेगा। और जो इसका एग्जाम्पल है, मैं सिकल सेल एनीमिया की बात कर रही हूँ। सिकल सेल एनीमिया में एक्चुअली क्या होता है, देखिए, जो नॉर्मल आरबीसी का शेप है वो हर एक बच्चे को पता है कि नॉर्मल आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है। लेकिन जब वो सिकल शेप्ड हो जाएगा, मतलब दोनों साइड से उसमें टेपरिंग हो जाती है, इधर भी ऐसे टेपरिंग हो गई और इधर भी हो गया, तो इसको हम लोग सिकल शेप्ड कहते हैं। और नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है, अगर सिकल शेप्ड होगा तो अब जैसे ये यहाँ पे ऐसे फ्लो करने की कोशिश कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे स्टक हो जाएगा। इसका शेप ही ऐसा हो गया कि ये नॉर्मल फ्लो के लिए कभी भी अपना जो प्रॉपर वर्क है वो नहीं करेगा। ठीक है, स्टक हो जाएगा एक जगह पे जाके। तो हम लोग क्या है सो तो जान रहे हैं, सो समझ रहे हैं यहाँ पे नॉर्मली कि जो नॉर्मल शेप है आरबीसी का वो सिकल शेप्ड होने जा रहा है। और नॉर्मल जो आरबीसी है जब सिकल शेप्ड हो जाएगा तो ये भी एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। क्या है ये? ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। आपको इस चैप्टर में ब्लड रिलेटेड 3 डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। पहला मैं आपको सिखा रही हूँ सिकल सेल एनीमिया, सेकंड आप सीखेंगे हीमोफीलिया, थर्ड आप सीखेंगे थैलेसीमिया। लेकिन सब में जमीन आसमान का फर्क है, सबके कॉजेज जो है वो डिफरेंट 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 होते चले जाएंगे। सब में बहुत बड़ा ह्यूज गैप, ह्यूज डिफरेंस होगा। कभी भी सबको कोरिलेट करने की गलती नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं तो उसका रीजन सुनिए ध्यान से। प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो म्यूटेशन एक्सप्लेन करा था तो उसमें मैंने आपको बताया था सडन चेंज इन डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन। मतलब बोलने का क्या हुआ, अब जैसे ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक सीरीज नजर आ रही है। ठीक है, TAACTG, फिर TAAC, अब यहाँ पे T को रिप्लेस करके यहाँ पे C आ गया, तो इट्स पॉइंट म्यूटेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। अगर आप पूरा एक फ्रेम यहाँ से गायब कर दें तो डिलीशन तो है ही है, बट डिलीशन भी कैसा है? ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर आप इतने सारे कोड्स लाके यहाँ पे अटैच कर देंगे तब वो क्या हो जाएगा, तब वो एडिशन हो जाएगा। और जब आप चैप्टर में इसको देखना स्टार्ट करेंगे तो नीचे उसने एक लाइन भी मेंशन कर रखी है कि जब आप चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे वहां पे आपको ये म्यूटेशन टॉपिक जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रीजन क्या है? 6 चैप्टर में आपको म्यूटेशन डिटेल में पढ़ना है। अभी जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें बस इतनी सी बात सीखनी है कि अगर डीएनए का एक कोड अपने आप में कोई डिफरेंस लेके आता है और एक पॉइंट म्यूटेशन, हम यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पॉइंट म्यूटेशन, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, मात्र एक पॉइंट जो है, पिन पॉइंट जो है वो चेंज होने से कितना बड़ा यहाँ पे जो है वो कंसिक्वेंस निकल के आएगा, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रही हूँ। ठीक है, पहली बात, नॉर्मली आपकी बॉडी के आरबीसी कैसे होते हैं? बाइकॉनकेव। लेकिन अगर सिकल सेल अनीमिया हो गया किसी को तो कैसा हो जाएगा? ऑब्वियस सिकल शेप्ड हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसा नाम दे रखा है। और ब्लड रिलेटेड है किसी न किसी तरीके से, सही में यहाँ पे खून की कमी होगी तो हम लोग यहाँ पे अनीमिया बोल रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या है? ये नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है, तो यहाँ जो ये डीएनए का स्टैंड है, डीएनए के स्टैंड पे आपको कोड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं GAG CTC। अच्छा ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन के पहले एक और चीज मैं आप बच्चों से पूछना चाहूंगी कि ये सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले मुझे ये बताएं, कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको ये समझ नहीं आ रहा? सबको आ रहा है समझ में, या मुझे समझाना पड़ेगा क्या है ये? पता नहीं। पता है? नहीं मैम, पता नहीं, अभी क्लास में। नहीं पता? नहीं, अभी ज्वाइन करने की बात नहीं है, 11th में आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि कितने बच्चों को है ना, कितने बच्चों को पता है, कितने बच्चों को नहीं पता है। देखिए,
एक लास्ट टाइम बता रही हूँ, उसके बाद याद रखेंगे, नहीं याद होने पे जैसे अभी मेरा ये टाइम वेस्ट होने जा रहा है 15 मिनट, आगे भी यही होगा, जब जब हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा, ठीक है। और ये आपने 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ रखा है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपने पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, आप समझेंगे यस ध्यान मैम, से। ये याद है। हाँ, तो सिंपल सी बात ये है, एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विथ थायमिन। अब जब बच्चों को नहीं पता तो आपको ये भी नहीं पता होगा ये क्या है, क्या बोल रही हूँ मैं। तो देखिए क्या बोल रही हूँ, सो मैं बताती हूँ आपको ध्यान से। एक्चुअली जब डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो डीएनए के पास ना जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजिनस बेसेस जो है ये 4 ही होते हैं। पहला है एडेनिन, हाँ, दूसरा है गुआनिन, नेक्स्ट है साइटोसिन, साइटोसिन एंड और थायमिन। नेक्स्ट है थायमिन, ठीक है। ये जो 4 है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, तो अब इसमें बात क्या है, मैम सबके एक फर्स्ट, यूरासिल भी तो होता है क्या बोल रहे हैं, ना? मैम एक यूरासिल भी तो होता है। यूरासिल इसमें थोड़ी होगा, यूरासिल तो आरएनए में होगा। मैम मतलब वही बहुत पता है। हाँ, यूरासिल जो है वो आरएनए में होगा, इसमें नहीं होगा, डीएनए में हम डिस्कशन नहीं करेंगे उसके बारे में। एडेनिन को इसके फर्स्ट लेटर ए से रिप्रेजेंट करेंगे, गुआनिन को फर्स्ट लेटर जी से रिप्रेजेंट करेंगे, साइटोसिन को फर्स्ट लेटर सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और थायमिन को फर्स्ट लेटर टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन है, तो इसमें मानी हुई बात क्या है और गारंटीड क्या है कि अगर आपको एडेनिन को पेयर कराना है तो एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विथ थायमिन बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है 1 और नंबर 2, गारंटीड है। ए के सामने टी आएगा ही आएगा और टी के सामने ए आएगा ही आएगा। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार सीख रहे हैं, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, बस एक सिंपल सी बात को दिमाग में प्रिंट कर लेना है, ए ऑलवेज बाइंड्स विथ टी। मैं पूछूंगी ए के सामने क्या आएगा, आपको बोलना है टी। मैं पूछूंगी टी के सामने क्या आएगा, द आंसर इज ए। फिर साइटोसिन जो है दैट ऑलवेज बाइंड्स विथ गुआनिन बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और यही हमेशा होता रहेगा, ठीक है। फिर आप सोच रहे होंगे कि डी और पी क्या है, डी इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड पी इज द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कायदे से देखा जाए तो एक नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट, इन सबको जोड़ के हम 1 न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये जो एक यूनिट मैंने यहाँ पे बना दिया, एक्चुअली इट्स 1 न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये, 1 न्यूक्लियोटाइड है, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो डीएनए के 1 न्यूक्लियोटाइड के बेसिक कंपोनेंट हो गए नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट। और नाइट्रोजनस बेस जो है, तो नाइट्रोजनस बेसेस यहाँ पे 4 ही है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, जिसमें से एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब आया समझ में, या अभी भी कोई डाउट किसी को, अब आया समझ में। और हाँ, एक चीज और है, जो आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम और स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो एक बात समझेंगे यहाँ पे ध्यान से। अभी ना आपको यहाँ पे राइट साइड में ये डीएनए का स्ट्रैंड दिख रहा है, सही में डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो इसका जो एक स्ट्रैंड है वो इस लाइन के, जैसे इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, तो आपको जो नजर आ रहा है ये फर्स्ट हाफ जो है ये 1 स्ट्रैंड है, और सेकंड हाफ जो है ये दूसरा स्ट्रैंड है। ऐसे समझेंगे, ये सीधा करके तो आपको समझाने के लिए बनाया गया है। ये पहला हाफ जो है, और इसमें से भी अगर आप ऐसे ऐसे काटते चले जाएंगे, 1 न्यूक्लियोटाइड, फिर बेस, शुगर, फॉस्फेट, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर बेस, शुगर, फॉस्फेट, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर आपका बेस, शुगर और नीचे इसके एक फॉस्फेट होगा, यहाँ पे कट कर दिया गया है। तो कुल मिला के बोलने का मतलब हुआ कि 1, 2, 3 और 4 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है। न्यूक्लियोटाइड बोल रही हूँ मैं, न्यूक्लियोटाइड तब बोलेंगे जब नाइट्रोजनस बेस भी होगा, शुगर भी होगा, फॉस्फेट भी होगा, तब एक न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे, 1 न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हो गया, इसकी यूनिट्स है। और एक यूनिट के बारे में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो उसके पास है बेस, शुगर और फॉस्फेट। आप समझ आया सबको, या अभी भी कोई डाउट, इतना समझ आया, इतना समझ आया सबको। यस मैम। यस मैम। चल, बस इतनी सी बात अभी याद रखनी है फिलहाल। ऐसे भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको करा रखा है, काफी बच्चे नए हैं, तो वो वापस से मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो
इसको अभी बस इतना समझेंगे कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बाइंड करेगा और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बाइंड करेगा। जब आरएनए की बारी आएगी तब बाकी 3 सेम टू सेम रहेंगे, सिर्फ थाइमिन की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरासिल हो जाएगा, बस और कोई फर्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पे टी की जगह यू आएगा सामने, बस इतना आपको समझना है। तो इतना बोलने के बाद अब आपको सिकल सेल एनीमिया समझ आएगा। आपको अगर ये नहीं आ रहा होता और मैं आपको कितना भी बोलने की कोशिश करती, सवाल ही नहीं है कोई बच्चा सिकल सेल एनीमिया सीख जाए, दैट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इतना समझने के बाद अब सिकल सेल एनीमिया जो आपको समझ आएगा। देखिए तो हुआ क्या, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड, नॉर्मल सी बात। अब समझेंगे ध्यान से, सी किसके साथ बाइंड करेगा, सी किसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है सर, ठीक है सर, ए किसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है सर, जी किसके साथ बाइंड करेगा। ठीक है सर, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, तुरंत मैंने सिखाया अभी आपको। ठीक है, गुआनिन हमेशा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, वहां भी काम देगा ये। आपके 11th प्लस 12th को मिला के 7 चैप्टर कवर करता है ये टॉपिक जो है। ठीक है, तो बस आपको एक बात याद रखनी है, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन। ठीक है, अब एक दूसरी बात, ये जो आपको कोड दिख रहा है ना, ये डीएनए का है और ये भी डबल स्टैंड है, उसमें से ज्यादा बच्चे हैरस ना हो इसलिए बेचारा क्या कर रहा है, वहां से सिर्फ 3 कोड जो है, वही कोड मतलब नाइट्रोजनस बेसिस का जो कोड है, मात्र 3 ही निकाल के बना रहा है आपको। अगर बहुत ज्यादा लिख देता तो आप और ज्यादा पजल होते, बट ये थोड़ा आसान बनाने की कोशिश कर रहा है आपके लिए। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे बच्चे। यहाँ पे जी है और यहाँ पे जी है, कौन किससे रिप्लेस हुआ है, किसके बदले क्या ए से आया टी है। रिप्लेस हो, ए से टी रिप्लेस हो गया। उल्टा बोल रहे हैं, टी से ए रिप्लेस हो गया है, टी से ए रिप्लेस हो गया है ना, मतलब ए की यस, बजाय टी आया है, इतना दिख रहा है सबको। यस मैम, ए की बजाय टी आया है, इतना दिख रहा है सबको। यस मैम, चलिए ठीक है, तो जब ए की बजाय टी आया है आपको और नॉर्मली दिख रहा है, तो ऑब्वियस है कि जब रिप्लेसमेंट हुआ ही है, तो क्योंकि ए टी से पेयर कर रहा था यहाँ पे, तो जो टी आया तो वो क्या करेगा, ए से पेयर करेगा। अगर नॉर्मली देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखने से लगेगा क्या हो गया, इतना छोटा सा चेंज हो गया। पहली बार जब इसको देखा जाए, पॉइंट मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने जो आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए बताया था कि कितने सुपर 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 कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बैठा होता है, उसमें उसके एकमात्र नाइट्रोजनस बेस का जो पेयर है, बेस पेयर बोला जाता है इसको, एक सिंगल बेस पेयर में पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से इतना बड़ा डिसऑर्डर होने जा रहा है। ठीक है, तो अब ऑब्वियस है कि जब एक पॉइंट म्यूटेशन हुआ ही है और एक को आपने ए को यहाँ पे रिप्लेस करके देखा कि टी आ गया, तो ए पेयर करता है टी से, तो टी किससे करेगा, ए से। ए से खड़े हुए। हाँ, तो अब इसका फर्क किस पे पड़ेगा सो समझेंगे ध्यान से। इसको कौन अफेक्ट करने का काम करेगा, तो अफेक्ट करने का काम करेगा कि मैसेंजर आरएनए का कोड जो है वो चेंज हो जाएगा। CTC, मैंने आपको क्या बोला, सी के लिए कौन आएगा, जी, टी के लिए कौन आएगा, ए, सी के लिए कौन आएगा, जी, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ भी सी के लिए जी, ए के लिए, क्योंकि ये आरएनए का स्ट्रैंड है, तो यहाँ के ए के लिए टी लिखना बिल्कुल ही हॉरिबल मिस्टेक है, कभी भी गलती से भी नहीं करेंगे। आरएनए के स्ट्रैंड पे कभी भी टी लिख ही नहीं सकते आप। आपको हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला जिसमें लिखना आप लिख लीजिए, कभी भी टी आप आरएनए के स्टैंड पे लिख ही नहीं सकते। अगर कोई बच्चा एमआरएनए के स्टैंड पे टी लिख देना, मैं तो पूरा क्वेश्चन काट देती हूँ, चाहे उसने कितना भी अच्छा लिखा हो। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना भी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, पूरा क्रॉस कर देती हूँ। सिंपल सी बात है कि जब हो ही नहीं सकता तो हम क्यों लिखें, सवाल ही नहीं उठता है। तो आपको आरएनए के स्टैंड पे यू लिखना है, बस एक इतनी सी सावधानी से बरतनी है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब उसके बाद ना बच्चों के पास एक क्वेरी आती है और ऑब्वियस से कोई भी बच्चा पूछेगा। यहाँ तक तो आसान है, यहाँ तक आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें, ये जो आपको दिख रहा है ना HBA पेप्टाइड, HBS पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन चेन, प्रोटीन चेन मतलब हीमोग्लोबिन के बीटा चेन की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो बीटा चेन की जब बात करी जा रही है तो उसमें जो आपने तो पहले से ही पढ़ रखा है कि प्रोटीन कैसे बनेगा। प्रोटीन को दूसरे टर्म में हम पेप्टाइड बोलते हैं। प्रोटीन को ही यहाँ पे पेप्टाइड लिखा गया है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है तो HbA लिखा जाता है, अगर उसको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो HbS। इट्स द काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ओनली, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब पोजीशन वन कॉमन है वैलिन, पोजीशन टू कॉमन है हिस्टीडीन, पोजीशन थ्री कॉमन है, पोजीशन फोर 5 प्रोलीन। Glutamic acid is replaced by valine at the 6th position of beta globin chain of hemoglobin। अब ये नहीं समझ आया आपको, ऐसे समझिए, देखिए। जब अब मैं आपको 6 चैप्टर पढ़ाऊंगी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जब फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ा रही थी ना, तभी का ये मार्क हो रखा है यहाँ पे, फिनाइल अलानिन टायरोसिन, याद आया। तो मैंने आपको एक बात बताई थी वहां पे कि धीरे धीरे ऐसे ही करते करते आपको सारे अमीनो एसिड का नाम याद हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी क्या बोला हमने कि ग्लूटामिक एसिड जो है वैलिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। मुझे एक बात बताएंगे, पहले इसको देखिए ध्यान से। अभी अभी जो मैंने आपको पॉइंट म्यूटेशन शो कर रखा है, इसमें ग्लूटामिक एसिड का कोड क्या है? ग्लूटामिक, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड का कोड क्या है? GAG। ग्लूटामिक एसिड का कोड क्या है? GAG। अब इस चार्ट में ढूंढिए GAG कहाँ है। मिला किसी को? कहाँ मिला? ग्लूटामिक एसिड में ही मिला है GAG। मैम, लास्ट थर्ड वाले कॉलम पे। हाँ ठीक है, वेरी गुड। थर्ड कॉलम में लास्ट ये GAG दिखा सबको। और ये जिस कोडोन चार्ट की आप पढ़ाई कर रहे हैं ये यूनिवर्सल है। अगर कोई स्टूडेंट अभी ऑस्ट्रेलिया में भी बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा ना तो यही सीख रहा होगा, वो कुछ अलग नहीं पढ़ रहा होगा। इट्स यूनिवर्सल। ये क्या है? ये यूनिवर्सल है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जैसे अभी याद करा है थर्ड कॉलम, और वहां पे थर्ड कॉलम कैसे ऐसे, जब आप देख रहे हैं इसको वर्टिकली 1 2 3, और हॉरिजॉन्टली जब आप देखेंगे तो फोर्थ मतलब लास्ट ही कॉलम हो गया। लास्ट का भी लास्ट यहाँ पे क्या है आपके पास? ग्लूटामिक एसिड। जब मैं इसको बनाना सिखाऊंगी ना, ये पूरा चार्ट जो है ना 1 मिनट के अंदर बनाइएगा आप, ठीक है, अगले चैप्टर में। अभी आपको उसके लिए पैनिक नहीं होना, अभी एक छोटी सी बात सीखनी है। आपको ये दिमाग में रखना है कि हाँ भाई हमने देखा है अपनी आंखों से कि GAG जो है वो ग्लूटामिक एसिड को सही में रिप्रेजेंट करता है कोडोन चार्ट। इसको कोडोन चार्ट बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, इट्स कोडोन चार्ट। क्या है ये? कोडोन चार्ट है। और तीन तीन नाइट्रोजनस बेसिस के जो कोड होते हैं वो एक कोडोन कहलाता है, 1 कोडोन। अब इस पूरे चार्ट में आप ढूंढ लीजिए, कहीं पे भी T लिखा हुआ दिख रहा है किसी बच्चे को? देखिए तो। नो मैम। अच्छा, क्यों नहीं T दिख रहा आपको? T नजर क्यों नहीं आ रहा? मैम ये तो कभी लिख ही नहीं सकते ना। क्योंकि ये mRNA की कोड है, क्योंकि ये मैसेंजर RNA शो करेगा। कौन शो करेगा? मैसेंजर RNA। तो यहाँ पे आप इस पूरे चार्ट में कभी भी T नहीं देखेंगे, ठीक है। अच्छा, GAG था तो इसको जब आपने म्यूटेशन होने के बाद देखा था, मेरा ये पूछने का मतलब है, मैं वापस उस पेज पे चलती हूँ ताकि आपको समझ आए मैं क्या पूछना चाहती हूँ। देखिए, मेरा ये पूछने का मतलब है कि इस GAG की बजाय दूसरे केस में क्या आया है? GUG आया है। दिखा सबको? ठीक है। अब जो आपको ये कोडोन चार्ट नजर आ रहा है, आपको क्या करना है, इस कोडोन चार्ट में GUG ढूंढना है। देखिए तो कहाँ है?
फर्स्ट वाले कॉलम के लास्ट में। ठीक है, वेरी गुड। एक ही बच्चे को नजर आ रहा है, बाकी को नहीं दिख रहा, बाकी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सुन रहे हैं। नींद तो नहीं आ रही सारे बच्चों को? मुझे नींद आ रही है क्या? देखिए यहाँ पे जीएजी जो है ये रिप्लेस होके जीओजी बन जा रहा है, तो यहाँ से स्टेटमेंट उठा के ला रहे हैं हम लोग, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, एक मात्र पॉइंट म्यूटेशन कराना है। बच्चे कहते हैं मैम रटना पड़ेगा, रटना नहीं है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो खुद ही आप एक पॉइंट म्यूटेशन करा के पूरा का पूरा चेंज जो है वो करा सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए मैं शुरू से बताती हूँ आपको। देखिए आपको करना क्या है, पहले एक और बेसिक बात मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला कि ए के लिए टी आता है और टी के लिए ए आता है या सी के लिए जी, आपको नहीं पता। ठीक है, तो उसको सीखने के लिए पहले एक चीज आपको और दिमाग में रखनी पड़ेगी। देखिए अब मुझे ना एक और क्वेश्चन का आंसर देंगे सोच के। ये तो खैर आपके 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं। ये स्ट्रक्चर भी मैंने याद कराया था बायोमोलिक्यूल्स में, जिन बच्चों ने पढ़ा है। नहीं याद है कोई बात नहीं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में वापस पढ़ाऊंगी मैं आपको। देखिए ये डीएनए का स्ट्रैंड है और ये आरएनए का है। अगर मैं यहाँ पे डीएनए आरएनए लिखा हुआ हाइड कर दूं तो कैसे पहचानेंगे? अगर मैं बोलूं कि ये लो, मैंने क्या किया, ये लिखा हुआ जो है ना डीएनए आरएनए, मैंने इसको हाइड कर दिया, ये हटा दिया यहाँ से। और मैम ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। हाँ, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, वेरी गुड। सिंगल स्ट्रैंड। हाँ, मैं यही सुनना चाहती थी, आपने बहुत अच्छा आंसर किया कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, अब एक और दूसरा क्वेश्चन। इसका मतलब है कि जब ये बना सिंगल स्ट्रैंडेड, कौन, जब आप सिंगल स्ट्रैंडेड बना रहे हैं आरएनए को। अब एक दूसरा क्वेश्चन, डीएनए आरएनए बनाता है या आरएनए डीएनए बनाता है आपकी बॉडी में? वायरस में नहीं पूछ रही मैं, कौन किसको बनाता है? डीएनए से, मतलब मैं पूछ रही हूँ। हाँ, डीएनए से, फिर से सुनिए, डीएनए से आरएनए बनेगा आरएनए या से आरएनए से डीएनए? मैम आरएनए से डीएनए होता है। आरएनए से डीएनए। आपकी बॉडी में आरएनए से क्या बनेगा? मैम डीएनए से आरएनए बनेगा। मैंने आपको कितनी बार सेंट्रल डॉगमा सिखाया है, काउंटिंग है इसकी? देखिए सेंट्रल डॉगमा की जब बात करते हैं, मैंने आपको बहुत बार ये शो कर रखा है, कई बार। सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि डीएनए से वो कोड याद कराने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है मुझे। एक ऐसा सुपर ट्रिक जिससे कि 10 क्वेश्चन आप नीट के एग्जाम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब 10 में से कोई भी एक आपके सामने आएगा, तो कीजिएगा तो तब ना जब कॉन्सेप्ट होगा। मैं आपको आगे आगे पढ़ाती जा रही हूँ, आप पीछे से भूलते जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं आप लोग। देखिए ये जो है डीएनए से ये, आरएनए से प्रोटीन बने। हाँ डीएनए से आरएनए से प्रोटीन तो वायरस में बनता है। आरएनए से नो डाउट, आरएनए जो है ये डीएनए बनाएगा, बट ओनली इन केस ऑफ वायरसेस, जिसको रेट्रोवायरस कहते हैं। मैंने आपको सिखा रखा है, डीएनए से आरएनए बनेगा। अब याद हुआ सबको? डीएनए से आरएनए बनेगा, क्या बनेगा? डीएनए से आरएनए बनेगा। आपकी बॉडी में आरएनए से डीएनए नहीं बनेगा, याद रहेगा। आपकी बॉडी में क्या, हाँ डीएनए से आरएनए बनेगा। क्लियर है? अब आज की बात से मिस्टेक नहीं करेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, यस मैम। चलिए अब बताइए एक और क्वेश्चन। अब क्लियर हो गया कि वो तो अच्छा हुआ कि मैंने पूछ लिया, नहीं तो आप, कई बच्चे ये सोच के चलते हैं हम तो आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। देखिए अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जब डीएनए आरएनए बनाएगा और जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये सबको दिख रहा है। ठीक है, तो जब आरएनए यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड है तो इसका मतलब कि डीएनए के पास ये नंबर 1 और नंबर 2 जो स्ट्रैंड है, इसमें से किसी एक ही से बन रहा होगा आरएनए, ये सुनो, कि दोनों को बारी बारी से पढ़ पढ़ के बन रहा है? किसी एक से बनता होगा। एक ही से होगा। ठीक है, अगर दोनों से बन जाए तो क्या होगा?
अगर दोनों डीएनए के स्ट्रैंड से हम आरएनए बना दे तो वो भी डबल स्टैंडर्ड की तरह दिखने लगेगा। और जो प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है ना, जो आपने अभी कोडोन चार्ट सीखा, वही कोडोन चार्ट में अगर मान लीजिए यहाँ पे AUG लिखा हुआ है, एक मैं आपको बताती हूँ, इसने यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस नहीं लिखा, तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज कीजिए कि यहाँ पे AUG है, तो इसको पढ़ के मेथियोनिन नाम का एमिनो एसिड आएगा। लेकिन जब दोनों चिपक जाएंगे, दोनों बाइंड, अब जैसे हम सपोज करते हैं ऐसा, यहाँ पे मैं ये डीएनए जो है इसको मैं हटा देती हूँ, सपोज कीजिए, ठीक है। अब हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि हमने ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया। अब प्रोटीन बेचारा कैसे बने, किसको पड़ेगा, इधर वाले को या इधर वाले को? तो नेचर में अगर आप एक केस सिर्फ बायोटेक में मैं आपको पढ़ाऊंगी, जब आरएनए को साइलेंट कराया जाता है, जब हम चाहते हैं कि आरएनए जो है वहीं पे स्टॉप हो जाए, प्रोटीन किसी भी कीमत पे बना ही ना पाए, इन्फेक्शन वगैरह रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, आगे सिखाऊंगी मैं आपको। तब हम जबरदस्ती डबल DSRNA उसको बोला जाता है, तब हम जबरदस्ती डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनवाएंगे। बट हम अभी नेचुरल केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो आरएनए बनाएगा और एक आरएनए नहीं बनाएगा, यस और नो? समझ आया? यस मैम। यस मैम। मेरी बात किसी के सर के ऊपर से तो नहीं जा रही? क्योंकि ये नहीं समझ आएगा तो अगला चैप्टर में नहीं सिखा पाऊंगी आपको, इसलिए इतनी मेहनत कर। मैंने लिखा भी नहीं अभी तक कुछ भी, जब से मैंने क्लास स्टार्ट करी है, देखिए इतना टाइम होने जा रहा है और अभी तक मैंने आपको लिखवाया नहीं है कुछ, नोट कराया मैंने अभी तक कुछ भी नहीं ना। पहली बात तो जो सीकल सेल एनीमिया वाला आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम था, मैं वही लेके बैठी हुई, मैंने कुछ लिखवाया नहीं आपको। मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ इतने देर से, इसलिए चिल्ला रही हूँ ताकि आपको समझ आए। नहीं समझ आएगा, अगले चैप्टर में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो स्वाहा ही हो जाएगा फिर आपका, जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। देखिए बोलने का ये मतलब, ये थोड़ा ब्लर है, थोड़ा क्लियर निकालती हूँ, इससे आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी आपके लिए ये नया है ना। तो मैंने क्या बोला अभी अभी कि डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है, तो इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अगर हम ऐसे सीधा करके रख दे, समझने के लिए होता नहीं है स्ट्रेट, ठीक है। मैंने क्या किया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ऐसे स्ट्रेट करके रख दिया। एक स्ट्रैंड आपके पास ग्रीन कलर का है और एक स्ट्रैंड आपके पास ब्लू कलर का है, ठीक है। आप एक चीज नोटिस, बाकी क्या लिखा है उस पर ध्यान मत दीजिए। मेरा ये बोलने का मतलब है कि अभी मैं ये सब हाइड कर देती हूँ, ये जो है अभी आप क्यों इतना पेन लीजिए, ये सब मैंने हटा दिया, यहाँ से स्ट्रक्चरल जीन हटा दिया मैंने, प्रमोटर मैं सिखाऊंगी आगे आपको, चैप्टर 6 में सिखाऊंगी आपको अच्छे से। अभी आपको दो ही चीजें लिखी हुई दिख रही है, क्या क्या बताइए तो? टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, वेरी गुड। टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम टेम्पलेट स्टैंड की बात कर रहे हैं, तो टेम्पलेट स्टैंड के कोड को पढ़ के ही, ये जो टेम्पलेट स्टैंड आपको दिख रहा है ना, इसी के कोड को पढ़ा जाएगा। बोलने का अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ कोड्स लिख दिए, AT, इसको भी अभी अपनी मर्जी करनी। देखिए ATGC 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 ऐसे करके मैंने बहुत सारे कोड्स जो है वो मेंशन कर दिए यहाँ पे इस स्टैंड पे, ठीक है। तो जब इसका पेयर कराएंगे सामने सामने, तो A के लिए क्या लिखेंगे, बोलिए तो फटाफट? ATGC। जैसे ऊपर है ना कोड, फिर मैं इसको वापस वहां कर दूंगी, अभी इसको नीचे कर देती हूँ। हाँ देखिए, A के लिए T के लिए A, G के लिए C के लिए G, A के लिए T के लिए A, T के लिए C के लिए G, है ना। इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया। अब आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि अगर डीएनए का दो में से एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा, तो अगर दो में से एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा, तो जो आरएनए बनाने का काम करेगा तो क्या करेगा बेचारा, इसके कोड को पढ़ेगा या इसके कोड को पढ़ेगा? किसी एक ही से बनेगा ना, किसके कोड को पढ़ के बनेगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। हम कोडिंग स्ट्रैंड। और बाकी बच्चे? हम कोडिंग स्ट्रैंड। चलिए ठीक है। यहाँ पे ना
इसलिए मैंने आपसे पूछा ना, ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे। देखिए, सबसे फनी यहाँ पे ये है, कोडिंग स्टैंड नेवर कोड्स। ठीक है, नाम रखा होगा। हाँ, तो कोडिंग स्टैंड कभी कोड नहीं करता। कोडिंग स्टैंड जब भी आता ना, बच्चे वो इसमें बहुत नाम उल्टा लिखा है। हाँ, नाम जो है ना उल्टा नहीं लिखा, इसका नाम रखा ही है कोडिंग स्टैंड। ठीक है, अब एक्चुअली इसको कोड करके टेम्पलेट बनता है, तो ये डीएनए के रेफरेंस से बोला जा रहा है। आरएनए किससे बनता है, तो आरएनए हम टेम्पलेट स्टैंड से बनाएंगे। आरएनए किससे बनाएंगे, टेम्पलेट स्टैंड से बनाएंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर हमें यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड एक आरएनए बनाना है, तो हम इस ब्लू वाले स्टैंड को पढ़ के बनाएंगे, रेड वाले की पढ़ाई करके हम नहीं बनाएंगे। बस मुझे इतना सिखाना था, आपको समझ आया? आरएनए टेम्पलेट स्टैंड से बनेगा, कोडिंग से नहीं बनेगा। समझ आ गया? टेम्पलेट क्लियर है से सब? बनेगा। हाँ, आरएनए टेम्पलेट से बनेगा, कोडिंग से कभी नहीं बनेगा। ये एक सुपर फनी है, बहुत बड़ा मजाक है। ठीक है, लेकिन आपको तो वही सीखना है जो है। अब एक चीज देखिए, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही थी, इतनी देर से, समझेंगे ध्यान से। अब मेरे क्वेश्चन का यहाँ आंसर करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये बताएंगे कि जी से आप आरएनए बना रहे थे या सीटीसी से बना रहे थे? जी। ये एमआरएनए किससे बना रहे हैं? जी से। जी से। आप अभी भी नहीं समझ रहे? वहां ऊपर था तो जरूरी थोड़ी यहाँ भी ऊपर हो। से हो रहा है। ये जी आप किससे बना रहे हैं? सीटीसी को पढ़ के बना रहे हैं जी को? हाँ, सीटीसी को। अभी भी कोई डाउट है? जी किसकी पढ़ाई करके बना रहे हैं? सीटीसी को पढ़ रहे हैं या जी को? सीटीसी को पढ़ेंगे। प्रथमा, आप क्लियर हुआ? जी Yes, किसको ma'am. पढ़ के बनाते हैं? सीटीसी से। अब क्लियर है सबको? यस मैम। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि अगर हम एक यहाँ एरो लेके आ रही हूँ ताकि थोड़ा आपको क्लियर दिखे, और एक मैं यहाँ एरो लेके जा रही हूँ, इसका मतलब ये है, और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो ये जी जो ऊपर बैठा हुआ है, दैट इज कोडिंग स्टैंड, यस और नो? यस मैम। यस मैम। दैट इज कोडिंग स्टैंड। क्या है ये? कोडिंग स्टैंड है। ठीक है, ये क्या है? कोडिंग स्टैंड। इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ, बहुत बड़ा लिखा हुआ दिख रहा है। सीटीसी वाला टेम्पलेट स्टैंड है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। कोडिंग स्टैंड ये हो गया। ठीक है, और यहाँ जो है नीचे वाले को, सीटीसी को, हम लोग लिखेंगे टेम्पलेट स्टैंड। इतना तो याद हो गया आपको? इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड। अब ये जो टेम्पलेट स्टैंड है, सेम यही चीजें तो फोटोकॉपी इस साइड भी होगा ना। जब सिकल, ये तो नॉर्मल बंदे का केस है, लेकिन जब किसी को सिकल सेल अनीमिया होगा तब भी तो यही होगा। तब भी तो ऊपर वाला कोडिंग है और ये टेम्पलेट है और ये एमआरएनए है। ये सुनो, यस मैम। यस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अब उसका आंसर देंगे। आपको नीट के एग्जाम में ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये चार ऑप्शन है, क्योंकि पता है बच्चे चार में ही कंफ्यूज होने वाले। पांचवा तो कोई कंफ्यूजिंग है ही नहीं यहाँ पे। ये चार के चार कोड जो है वो ABCD आपने कर दिया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ कोडिंग स्टैंड ऑफ सिकल सेल, कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए इन द केस ऑफ सिकल सेल अनीमिया? तब क्या होगा? जीटीसी। मैम जीटीसी। कोडिंग स्टैंड मैंने सिकल सेल अनीमिया वाले केस का पूछा। जी। कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? सिकल सेल अनीमिया ये राइट वाला केस है या लेफ्ट वाला? सिकल सेल अनीमिया राइट वाला है या लेफ्ट वाला है? राइट वाला। राइट। हाँ, तो राइट वाले में कोडिंग कौन है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। तो आप ये सोचिए कि जब आपके सामने डायग्राम अवेलेबल है, नॉर्मल आरबीसी बना हुआ है, सिकल सेल अनीमिक बना हुआ है, आरबीसी सब कुछ बना,
तब आपको कोड दिखा रही हूँ, तब आप पजल हो रहे हैं अभी, और नीट के एग्जाम में कुछ नहीं बना होगा, सिर्फ ये एबीसीडी और बीसीडी में भी उल्टा सीधा लिखा होगा, तब कितने पजल होइएगा। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने ये बोला, फिर से सुनेंगे वापस, मैंने ये बोला, ये तो खैर सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि अपर कोड, इसका ये कोडिंग स्टैंड है और इसका ये कोडिंग स्टैंड है। कोई डाउट किसी को? इसका जीएजी कोडिंग स्टैंड है, इसका जीटीजी कोडिंग स्टैंड है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ही म्यूटेशन कराया था आपने, ए की बजाय टी आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसका सीटीसी टेम्पलेट स्टैंड है और इसका सीएसी टेम्पलेट स्टैंड है। इसमें कोई डाउट किसी को? नो मैम। अब अगर पूछ लिया जाए आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ एमआरएनए, तो इसमें जीएजी जो है ये एमआरएनए का कोड है, और जीयूजी जो है ये यहाँ पे क्या है, एमआरएनए का कोड है, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब जीएजी है तो यही जीएजी का कोड जो है यहाँ पे कोडिंग स्टैंड में भी आ रहा है। अब इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, रीजन ये है, आप समझेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे अपना, भाई कोडिंग स्टैंड को पढ़ के टेम्पलेट बना, ठीक है। तो टेम्पलेट को पढ़ के जब यहाँ पे एमआरएनए बनेगा तो ऑब्वियस है कि इस कोड को रिपीट करके यहाँ लेके आएगा, ठीक है। और क्योंकि एमआरएनए में टी कभी भी नहीं होता, तो एक चीज देखिए, यहाँ जीटीजी था, तो अगर ये डीएनए का स्टैंड होता तो यहाँ टी होता, लेकिन टी के बदले यू आ गया। तो इससे भी कैच करेंगे, इससे भी पकड़ेंगे आप, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा गया कि सिकल सेल अनीमिया के केस में एमआरएनए का कोड क्या होगा वैलिन के लिए, तो जीओजी होगा। क्या होगा? जीओजी होगा। वैलिन ना भी लिखे तो आपको बोलेगा कौन सा एमआरएनए का कोड यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, द आंसर बिकम्स जीओजी। अब समझ आया? समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। और ये नीचे वाला जो कोड आपको दिख रहा है, ये सब, ये एक्चुअली क्या होता है, पहले हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, कई बार आपने देखा है, बट आप इसको एक बार वापस से एनालाइज कर लीजिए, और उसके बाद जो स्टेटमेंट है ना वो तुरंत समझ आएगा आपको। समझ तो खैर बहुत सारी चीजें जो बुक में नहीं भी है उससे भी ऊपर से ऊपर आपको समझ आ चुका है, लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक याद रख पाते हैं इसको, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को जब हम लोग देखते हैं तो आरबीसी के सरफेस पे एक ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड को एक प्रोमिनेंट रेड कलर प्रोवाइड करता है, और जो ये रेड कलर प्रोवाइड करता है दैट इज हीमोग्लोबिन। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा डायग्राम है। रीजन ये है कि यहाँ पे 4 अलग अलग प्रोमिनेंट कलर से आपको ग्लोबिन के चेन्स भी दिखाए गए हैं। सच्चाई यही है और कायदे से यही होता है कि जो आपके पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, HEMOGLOBIN, ये भी ठीक है, HAE आपकी किताब में लिखा है वो भी सही है, दोनों स्पेलिंग को फॉलो करते हैं लोग, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसके पास 2 अल्फा चेन है, ये अल्फा चेन है और ये अल्फा चेन है, और 2 इसके पास क्या है, बीटा चेन है। तो एक्चुअली जो आप अभी एरर पढ़ रहे हैं वो बीटा चेन में पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं आप? बीटा चेन में पढ़ रहे हैं। तो ये एरर आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ये बीटा चेन में आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इसको देखते हुए हम लोग स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे जब सिकल सेल एनीमिया आपसे पूछा जाएगा। अभी तक हमने इसका पनेट स्क्वायर सॉल्व नहीं करा है। पनेट स्क्वायर जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तब जो है और इंटरेस्टिंग टॉपिक ये बन जाता है, लेकिन पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो तब, फॉलो तो तब करेंगे और सीखेंगे तो तब जब आपको इतनी सारी चीजें याद होंगी, ठीक है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिकल सेल एनीमिया एंड आल्सो मेंशन द कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया का जो केस है इसमें क्या होता है, नॉर्मल आरबीसीज बिकम सिकल शेप्ड इंस्टीड ऑफ बाइकनकेव। बाइकनकेव होने की बजाय ये कैसा हो गया, सिकल शेप्ड हो गया। कैसा हो गया? सिकल शेप्ड हो गया। ये पहला स्टेटमेंट तो कोई भी बच्चा लिख लेगा, है या नहीं? फर्स्ट स्टेटमेंट तो लिख लेंगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। उसके बाद नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा 10 स्टार पॉइंट है आपका, पॉइंट म्यूटेशन इज द कॉज ऑफ सिकल सेल अनीमिया। आपको यहाँ पे दिख रहा है सही में, यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन, एक जैसे हम कहते हैं ना कि जो एक निडल है, सुई के नोक पे पिन पॉइंट जो आप देख रहे हैं, मात्र उतना सा चेंज हुआ है यहाँ पे, एक पिन पॉइंट चेंज हुआ है, एक पॉइंट म्यूटेशन हुआ है यहाँ पे। ये एक इतना बड़ा हॉरिबल जो है ये रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस लेके सामने आया है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ आया कि सिकल सेल एनीमिया अकर्स ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है।
अब उसके बाद हम लोग बोलेंगे द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय, आपने बोला पॉइंट म्यूटेशन, तो अगला क्वेश्चन आप खुद ही अपने दिमाग में सोचिएगा कि पॉइंट म्यूटेशन जब है तो पॉइंट म्यूटेशन में भी कैसा पॉइंट म्यूटेशन आपने सीखा है। तो उसका आंसर ये है द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय, जब किसी चीज के बदले में कुछ कहीं पे आ जाए तो उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, लिख सकते हैं यस और नो। Yes, ma'am. Yes, मैंने बोला द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या ऐड करना है आपको इसमें, एट द, ये देखिए कौन सा पोजीशन है, 6th पोजीशन है, छठा पोजीशन है यहाँ पे, एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हो गया पूरा, इतना अच्छा कॉज और एरर लिखेंगे फिर बिल्कुल चीजें जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब हम यहाँ लास्ट पे टाइम पूरा रिपीट करेंगे। मैं लिख देती हूँ अभी प्रथमा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, मैं मेंशन कर देती हूँ। अगर मैं हिंदी में बोलूँ, मैंने बोला कि ये सिकल सेल एनीमिया इसलिए हो रहा था क्योंकि ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करके, ग्लूटामिक एसिड को धक्के मार के वैलिन ने उसकी जगह ले ली। और कहाँ पे, तो बीटा ग्लोबिन चेन के छठे पोजीशन पे, एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। किसका बीटा ग्लोबिन चेन, तो हीमोग्लोबिन का। किसका बीटा ग्लोबिन चेन, तो हीमोग्लोबिन का, ठीक है। और एक सिंगल पे सब्स्टिट्यूशन का रिजल्ट है ये। तो फिर लास्ट में फिर हम लोग क्या करते हैं, शुरू वाली चीज जो है उसको कंसेक्वेंस के तौर पे बता देते हैं कि लो भाई सारे फसाद की जड़ जो है वो यही है। अब यहाँ से देख के आपको एग्जाम में लिखना है। बच्चों को पता है मैं क्या बोलती हूँ, मैं कहती हूँ ना ये सब भूल जाओ, सारी चीजें रहने दो, कोई बात नहीं। एक और चीज है, अगर आप एग्जाम में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी आपके जैसे बोर्ड एग्जाम में आए या सब्जेक्टिव एग्जाम में आए और नीट के एग्जाम में, तो जैसे जैसे जो जो पूछा जाएगा तो सवाल ही नहीं है। इम्पॉसिबल है कि मेरे पढ़ाने के बाद बच्चे का क्वेश्चन मिस हो जाए, दैट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आपको क्या करना है अभी फिलहाल, जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो जैसे आपको यहाँ पे वैलिन है, हिस्टिडीन है, ल्यूसीन है, थ्रियोनिन है, प्रोलीन है, एक ग्लूटामिक एसिड को रहने दीजिए ये। तो यहाँ पे ना इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 पे ग्लूटामिक एसिड, और यहाँ 6 पे वैलिन लिखिएगा ना, कोई नंबर नहीं काटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को मैं क्या कहती हूँ कि एक काम करो, अगर तुमको सिकल सेल एनीमिया लिखना ना एग्जाम में, तो सिर्फ GAG और GTG याद करके जाओ। ये सर नो, सोच के देखिए, क्या इसके आधार पे पूरा लिख सकते हैं हम लोग? हाँ मैम, इसके उसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे। पूरा नहीं समझ आया, देखिए मैं एक आपको डेमो के तौर पे समझाती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अगर बाकी बच्चों को समझ नहीं आ रहा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, CTC को हाइड कर दिया। अभी देखिए तुरंत आप ही आंसर करेंगे। यहाँ इसको हाइड कर दिया, यहाँ इसको हाइड कर दिया, और यहाँ इसको हाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ इसको हटा दीजिए ग्लूटामिक एसिड को, और यहाँ वैलिन को। यही मेन पोजीशन आपको लिखनी है। चलिए GAG, नॉर्मल GAG और सिकल सेल एनीमिया वाला GTG, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएंगे, जब नॉर्मल वाला आपको GAG याद है तो GAG लिखिएगा एक साइड में, लेफ्ट साइड में, यस और नो लिखिएगा, ठीक यस है। मैम। yes, सिकल सेल एनीमिया वाले केस में GTG लिखेंगे, ठीक है। यस मैम। अच्छा GAG किससे पेयर करता है, हम CTC, CTC। लिख लेंगे यहाँ पे, हो गया। CTC लिख लिया आपने, बोला यस मैम। देखिए ये आ गया, ठीक है। अच्छा CTC है तो mRNA का कोड क्या बनेगा, CTC को पढ़ के बनाइए mRNA। GAG हो, बन गया, बन गया। yes मैम, और आपने, क्योंकि ये ना सुनते 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 भी बच्चों को याद हो जाता है, बार बार मैं बोल रही हूँ, ग्लूटामिक एसिड को खिसका के वैलिन आया है। तो यहाँ पे GAG रिप्रेजेंट्स ग्लूटामिक एसिड। एक साइड का पूरा याद हो गया सारे बच्चों को, ठीक है। आपको मैंने क्या सुपर ट्रिक बताया, आपको पूरा नहीं रटना है, पैनिक नहीं होना है, आपको मात्र एग्जाम में GAG और GTG बस यही पढ़ के जाना है सिर्फ। तो उसके बाद क्या है, अब एक और चीज देखिए, अब सिकल सेल एनीमिया वाले केस में आपने GTG लिख दिया ऊपर, जैसे GTG लिखा तो एक बात बताइए, इसका दूसरा जो है टेम्पलेट स्टैंड CAC क्या, होगा, क्या होगा, CAC, ठीक है, वेरी गुड, बना दिया आपने CAC। CAC को पढ़ के mRNA बनाइए, GUG, बन गया।
अब जीओजी किसको कोड कर रहा था? वैलिन। वैलिन। और एक और चीज, नीट के एग्जामिनेशन को हर उस कोडोन को पूछने का राइट है जो एनसीईआरटी में उसने पढ़ा रखा है। जब पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन रिप्रेजेंट्स द कोड ऑफ वैलिन, आपको जीओजी, सीओसी, जीएजी, उसके बाद एटी, कुछ भी आपको वहां पे लिखा हुआ है, टी तो खैर वहां पे आएगा नहीं, एयूजी, कुछ भी आपको लिखा हुआ है, या गुमराह करने के लिए हो सकता है किसी बच्चे को पता ही नहीं है कि आरएनए के पास, एमआरएनए के पास टी नहीं होता, तो आपको तो गुमराह करना काम है उसका, वो लिख दे, उसका मन करे लिखने का, एटीयू लिख दे। तो बोलने का ये मतलब है कि आपको ये कोड जो है ये हमेशा के लिए याद होना चाहिए, जीओजी रिप्रेजेंट्स वैलिन, जीओजी रिप्रेजेंट्स वैलिन, जीओजी किसको रिप्रेजेंट करेगा? वैलिन को, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब समझ आया सबको? अब देखिए हार्डली 3 से 4 स्टेटमेंट जो है मैं लिखूंगी, मेरा तो मुंह और गला दोनों दर्द कर गया बोलते बोलते, सच बोल रही, मैं 1 घंटे से लगातार सिर्फ बोल ही रही हूँ मैं तब से। अभी भी समझ आया या नहीं समझ आया सबको? पहले मुझे ये बताइए, समझ आया? समझ आएगा। और मैंने जब क्लास स्टार्ट करी थी ना, मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, मेरी तो नींद टूट गई। तो जब आपने बोला ना मैम ये कोड कैसे होता नहीं पता, तो बताते बताते मेरी तो नींद टूट गई। चलिए अब जो है ये 2-4 मैं लिख देती हूँ। अभी तो एक और चीज ये है, अभी इसका जो, क्योंकि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो इसका पनेट स्क्वायर तो भी बाकी है, केसेस बनाना तो भी रिमेनिंग है, अभी तो बस ट्रेलर देखा है आपने, ठीक है। तो चलिए ये जो आपने अभी अभी सीखा है, बस इसी को यहीं से एक छोटा सा मैं नेक्स्ट वाले पेज पे यहाँ पे लगा भी देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम लोग लिख क्या रहे हैं। देखिए इसकी बात कर रहे थे हम लोग, ये रहा आपका, यहाँ पे रखिए, अब इसी को देख के लिखिए, ये आप बना लेंगे। सिर्फ आपको एग्जाम में क्या करना है, जीएजी और जीटीजी याद करके जाना है, बताया ना मैं, एक ट्रिक मैंने, सुपर ट्रिक है ये, बस 2 ही, जीएजी जीटीजी याद करके जाइए, स्टोरी ओवर, बस उतना ही है आपके पास। तो सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे आपने सीखा आज की क्लास में, सिकल सेल अनीमिया, ये रहा आपका सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। तो सिकल सेल अनीमिया के बारे में जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक इसका केस जो है वो बाकी है, पनेट स्क्वायर वाला एक इसका दूसरा पहलू है जिसमें हम लोग सीखेंगे। मदर ऐसे हैं, जैसे आपने ब्लड ग्रुप वाला केस सीखा था, बनाया था फटाफट, बहुत इंटरेस्टिंग इसके पनेट स्क्वायर्स बनते हैं। मदर को सिकल सेल अनीमिया है, फादर को नहीं है, तो बच्चे में क्या होगा, फादर जो है वो अगर कैरियर है, मदर भी कैरियर है, तब क्या होगा, ये सारा केस जो हम लोग बनाएंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ कॉज सिखाया आज की क्लास में, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इन सिकल सेल अनीमिया नॉर्मल बाइकॉन्केव होता है ना, नॉर्मल बाइकॉन्केव शेप ऑफ, इन सिकल सेल अनीमिया नॉर्मल बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी बिकम्स, कैसा, क्या लिखूं मैं, कैसा हो जाता है, सिकल शेप, एक शेप है जिसमें प्रॉपर क्या होगा, वहां पे टेपरिंग हो जाती है साइड साइड में, ठीक है, सिकल शेप। अब इसके बाद देखिए जो आपको याद है ना, बस उतना ही लिखना है, ज्यादा आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अभी अभी आपने सीखा कि ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, तो सबसे पहले बात तो लिखिए ऐसे, यहाँ पे हाईलाइट कीजिए कॉज, ज्यादा लेक्चर मत लिखिए, कॉज लिखिए, कॉज के सामने लिखिए पॉइंट म्यूटेशन, बस ये मास्टर आंसर हो गया आपका, पॉइंट म्यूटेशन। पूरी राम कहानी लिखाइए, पॉइंट म्यूटेशन नहीं लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा आपको। जो पॉइंट, ग्लूटामिन एसिड की जगह वैलिन होगी, ये बहुत जरूरी है पॉइंट म्यूटेशन लिखना, ये क्लासिक एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का, ठीक है। तो आपने ये सीखा, फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे, समझाएंगे अब कि जो आपने सीखा है एक्चुअली उसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन, मतलब समझते हैं किसी चीज के बदले में कुछ आ जाना। जैसे मैं बार बार आपको बोलती हूँ ना, सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है,
है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी चीज के बदले में कुछ, तो सेल्फ स्टडी के बदले में आपको कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। उसके बदले में कोई भी चीज आपको नीट में क्या, एक पियून के एग्जाम में भी सिलेक्शन नहीं करा सकता अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ, क्या लिखें, ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन। हाँ, ग्लूटामिक एसिड, और ब्रैकेट में कोड डाल देंगे कि आपको पता है इसको जीएलयू से रिप्रेजेंट करते हैं, बस और कोई बात नहीं है इसमें। बाय वैलिन ने खिसकाया इसको, वैलिन हाँ VAL, शुरू वाले 3 लेटर्स जो है मोस्टली फॉलो किए जाते हैं। एट द, अभी अभी दिख रहा है आपको यहाँ पे छठा पोजीशन, तो यहीं से देख के लिखिए एट द। 6th position of hemoglobin chain। देखिए अभी प्रथमा बोल रही थी कि मैम क्या बोला आपने, बोली अभी याद हो गया ना, है ना। वैलिन एट, हाँ 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन, किसका बीटा ग्लोबिन चेन, हीमोग्लोबिन का। हाँ मैंने लिख दिया ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी हो गया। अब शुरू वाला जो था ना वो वापस हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे कि आपने क्या सीखा, क्यों ये मतलब हुआ ऐसा। तो सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन से हुआ है, क्या हुआ है, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन ने अर्थ का अनर्थ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वो हम लोग लिखेंगे द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनो एसिड्स occur due to a single base substitution at the sixth codon of the beta globin ऑफ द हीमोग्लोबिन। जीन। अब देखिए हम लोग पता है यहाँ पे किसका लिख रहे हैं, कोडोन बोलने का मतलब कोडोन सिर्फ आरएनए पे ही होता है, तो हम लोग यहाँ पे ना ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे GAG इंटू GUG। जैसे कोडोन लिखा जाए ना, कोडोन बोलने का मतलब है कि अच्छा mRNA की बात करी जा रही है, किसकी बात करी जा रही है, जो 3-3 कोड को पढ़ के अभी जो पूरा कोडोन चार्ट आपने देखा था ना, तो एट द 6th कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन, ठीक है, फ्रॉम, अब जो यहाँ पे दिख रहा है आपको वो लिखिए GAG, और दूसरे वाले वैलिन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2GUG। देखिए इसको लिखा है हमने, बस खत्म, बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा लिख देंगे आप तो फिर तो टीचर बोलेंगे इतना अच्छा तो मैंने भी नहीं लिखवाया था, बहुत हो गया है ना। ये अगर आपसे कॉज पूछा जाए, देखिए हमने इसको लिखा है GAG जो है यहाँ पे, ये GUG में कन्वर्ट हो रहा है, और मेन कॉज तो खैर अगर डीएनए के आपको रेस्पेक्ट में पूछा जाता है तब तो खैर इसको आप लिखेंगे ही लिखेंगे कि डीएनए के एक कोडिंग स्टैंड में ए की बजाय टी आ गया था, नॉट इन टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड में एक चेंज कीजिए, पूरा आपको ऊपर से नीचे तक चेंज जो है वो देखने को मिलेगा, डीएनए के अंदर ये खासियत है, ठीक है। चलिए अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट लेंगे। यस मैम। और ये जो सारी एक्सप्लेनेशन अभी तक आपने सीख रखी है, जो जो भी आपने सीखा है, बहुत सारे टॉपिक्स आपने इसके बीच में सीख रखे हैं, ठीक है।
और बाकी चीजें जो है वो हम लोग 6 चैप्टर में वापस से करेंगे। अब एक चीज देखिए, जब ऐसे किसी भी चीज को, किसी चीज के अंदर फ्लो होना होता है ना, तो उसको बहुत सारे डिसिप्लिन और गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। आरबीसी का एक यहाँ पे रीजन है कि ये जो ऐसे नॉर्मल शेप कैरी कर रहा है, ये बहुत अच्छा शेप है ब्लड स्ट्रीम में खुद को फ्लो कराने के। लेकिन अगर उसी चीज को ऐसे सिकल शेप कर दिया जाए तो ये फ्लो जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टक हो जाएगा। तो ब्लॉकेज फिर क्रिएट बहुत कर। बड़ी, हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड के फ्लो को भी कम करेगा। और उस बंदे, यही वो आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन कैरी करता है। और याद कीजिए 11th क्लास का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसके बाद जब वो आया वहां पे, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाइंड करेगा, तो जब ये नहीं होगा तो फिर आप समझ सकते हैं उस पेशेंट का क्या होगा। उसको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाएगी, बोलेगा सांस नहीं आ रही, तो खून की कमी होगी। खून की कमी तो होगी होगी उसको, है ना। और जाके वो टेस्ट कराएगा तो पता चलेगा हीमोग्लोबिन कम, तो आरबीसी कम। कम क्या, जब बेचारे का शेप ही नहीं बचा, तो फिर हम थोड़ी उसकी आइडेंटिटी आरबीसी की तरह मानेंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास में ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बिल्कुल अच्छे से, अब बिना देखे हुए ना एक बार ये पूरा बनाएंगे अपनी कॉपी में, तब आप समझेंगे कि हाँ हमने पूरा क्रिस्टल क्लियर जो है वो सीख लिया है। ठीक है, अब मेरे साथ साथ असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, which amino acid is represented by कोडोन? वो जो 3 नाइट्रोजनस बेसेस का सेट होता है मैसेंजर आरएनए के स्टैंड पे, उसको हम 1 कोडोन बोलते हैं। ठीक है, तो तभी मैंने यहाँ पे कोडोन बोला है। विच अमीनो एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय कोडोन? अब आपने जितने कोडोन्स पढ़ रखे हैं उसमें से अगर मैं आपसे जी से पूछ लूं, तो ये पूछने का राइट है अब नीट के एग्जाम को। अब आप नहीं बोल सकते आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि उसने बताया है आपको बुक में। ठीक है, क्या लिखे आंसर? ग्लूटामिक एसिड, है ना। क्या रिप्रेजेंट हो रहा था इससे? ग्लूटामिक एसिड। कोई डाउट इसमें किसी को? जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्लूटामिक एसिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्लूटामिक एसिड। अगला क्वेश्चन, मेंशन द कॉज ऑफ सिकल सेल अनीमिया। पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन। देन एक आपने जब इसका बता ही दिया है कोडोन जी, तो अब एक जो बचा है बेचारा दूसरा जी, उसका भी बता ही दीजिए। बाकी सब तो वैली। सेम है, हम भी यहाँ पे पॉइंट ही जी म्यूटेशन यू कर। जी होगा तो वैलिड होगा। हाँ जी, एक ही जगह पे यू कर दिया बस मैंने, बाकी सेम क्वेश्चन है। हाँ, अब क्या हो जाएगा ये? वैलिड। वैली। वैली। हाँ, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने सीखा बताइए। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजीली आप आंसर कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, mention the code of bases on coding strand of DNA in case of sickle cell anemia। चलिए आंसर दीजिए इसका।
मैम GTG। कोडिंग स्ट्रैंड किसको कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड किसको कहते हैं? सही आंसर बोल रहे हैं, इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? कोडिंग स्ट्रैंड किसको कहते हैं जो आरएनए नहीं बनाएगा? तो मैम सिकल सेल एनीमिया वाले डायग्राम वाले केस में देखेंगे जो जीटीजी है वो कोडिंग स्ट्रैंड है वहां पे आपका, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जीटीजी हो जाएगा। सही आंसर है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आता है तो आता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये आप जानते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ नॉर्मल आरबीसी? बाइकॉनकेव। बाइकॉन्केव शेप। नेक्स्ट, which amino acid is replaced by valine? ग्लूटामिक एसिड ब्रैकेट में GLU। ठीक है, वेरी गुड। सिकल सेल अनीमिया, which amino acid is replaced by valine in sickle cell anemia? ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये सर। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, इसके सारे कोड्स लिख लीजिए। ये हो गया ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और मैंने यहाँ चेंज कर दिया। जो यहाँ पे कोडिंग स्टैंड है ना, इसको टेम्पलेट बना दिया मैंने। अब क्या हो जाएगा? CAC। ठीक है, वेरी गुड। मतलब एक पिन पॉइंट मात्र जो है वो नाइट्रोजनस बेस है और उसको आपको इतनी सावधानी से ध्यान देना है कि उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। नीट के एग्जाम में यही आपके 4 ऑप्शंस होंगे, सीटीसी, सीएसी, जीटीजी, जीएजी। इसमें आप कंफ्यूज करते रह जाएंगे, तो बहुत ध्यान से इसको आपको वहां पे सॉल्व करना है, ठीक है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, विच चेन ऑफ hemoglobin is affected in sickle cell anemia? बीटा ग्लोबिन चेन लिख लेंगे, ठीक है? अल्फा नहीं होता है, बीटा होता है। बीटा ग्लोबिन। हाँ, बीटा ग्लोबिन चेन। नेक्स्ट, represent base substitution and amino acid substitution in सिकल सेल अनीमिया। इसको एक बार बिना देखे हुए करेंगे, ठीक है? और लास्ट में जो पूरा रीजन, डिस्क्रिप्शन सबके साथ जब आपको करना होगा तो लास्ट का आपको पता ही है, वन एंड ओनली क्वेश्चन 5 मार्क्स का। राइट डिटेल्ड नोट ऑन सिकल सेल अनीमिया
9th क्वेश्चन में जब आप लिखेंगे ना तो आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। 9th वाला जो क्वेश्चन है उसमें बस आपको ये रिप्रेजेंट करना है। ये जब आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करेंगे इतना, तो वो 9th क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक रिप्रेजेंट करेंगे वो 9th क्वेश्चन का आंसर होगा, जो मैंने सिर्फ आपको बेस सब्स्टिट्यूशन और अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करने को बोला है। लेकिन अगर आखिरी 10th क्वेश्चन की बात करें, जहां पे किसी चीज को डिटेल में या एक्सप्लेनेशन करने को बोला जाता है, तो उसके रिप्रेजेंट ये भी उसमें भी बनाना पड़ेगा, ये तो मस्ट है। इसको देख के लिखना आसान होगा ना आपके लिए, ऐसे भी ऐसे कैसे याद करते रहेंगे इमेजिन कर करके, तो बना लेना है इसको। और बनाने के बाद फिर आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर देना। ठीक है, अब समझ आया? यस मैम। आज की क्लास क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। यस मैम। चलिए लीव करूं मैं? थैंक यू थैंक यू मैम। मैम।